हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलखुश डीके सर आप सभी का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम शानदार जानदार मस्त तरीके से झूमते हुए मस्ती के साथ हंसते गाते मुस्कुराते एकदम अच्छी तरीके से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान फिजिक्स 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 कक्षा 12वीं फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे होता है, कहां कहां से होता है, कैसे कैसे होता है। अब इस पाठ के तहत पहले जो हमको पढ़ना है, एक बार पहले हम उस पर चर्चा कर लें। इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करके चलना है, उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर ले तो अच्छे से टॉपिक वाइज एक एक पढ़ते चले जाएंगे। पहली जो हेडिंग हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है, पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आवेश की अवधारणा, या इसी को हम अगले शब्दों में कहते हैं वैद्युत आवेश, जो चैप्टर की जान है। जान जैसे तुम्हारे घर की जान लाइट, लाइट खत्म खत्म, और भी बहुत कुछ होते हैं, उसको वहीं रखना। बाकी वैसे इस चैप्टर की जान है वही वैद्युत आवेश। दूसरी धड़कन जो है इस चैप्टर की वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत आवेश। अब चाहे इसी को वैद्युत आवेश हम कहें, चाहे इसी को कहें आवेश की अवधारणा। उसके बाद दूसरी हेडिंग आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वैद्युत क्षेत्र, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उसके बाद फिर पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद फिर पढ़ना है हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, जो आघूर्ण। फिर उसके बाद अंतिम हेडिंग एकदम लास्ट में वही निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक तथा बीमी शुद्ध, आंकिक मान तथा बीमी शुद्ध, इतना इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। कोशिश करूंगा सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर एक वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो एक सेकंड छोटा सा पार्ट और होगा, दूसरा वीडियो, जिसमें हम पूरे के पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक में हम पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर, जो हमारी पहली हेडिंग है आवेश की अवधारणा। पेपर में इसी को कभी कभी पूछता है वैद्युत आवेश। अच्छा, देखे होंगे कभी कभी, अगर जो ठंडी के दिन हो, इससे मस्त सुरसुराती हुई ठंडी रहे, और क्या करते हो, जो ठंडी लगती हो इससे करते करते हाथों को रगड़ते हो, हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का कारण यही है, आवेश की अवधारणा ही है। इस पे चार्ज आ जाते हैं, चार्ज। कुल मिला जुला के जो आवेश की अवधारणा होती है उसका मतलब होता है जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं, जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं को, चाहे कांच की छड़ को रेशम के धागे से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक के कंघों को भाले से, रोज कंघी करते रगड़ते हैं, तो उनके बीच आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का नामकरण सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसे बताया था कि एक धना आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। रगड़ने से विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। अब उसके आगे Q बराबर एक सूत्र निकल के आता है N E, Q बराबर N E। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, पहले इतना तो कंफर्म करेंगे। चलो देखते हैं आवेश की अवधारणा।
आवेश की अवधारणा का मतलब होता है जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है। अब दो वस्तुओं में कांच के टुकड़े को रेशम के धागे से, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से, प्लास्टिक के कंघे को बाल से, यही रगड़ना। इसको लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। उनके बीच आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। वैसे शुरुआत में जो हेडिंग होती है वो चैप्टर की जान होती है, तो पहली हेडिंग थी इसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू, छोटका वाला भैया वाला क्यू, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो इस इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन जो आता है, उसकी प्रकृति विपरीत होगी हमेशा। अगर प्लस से आएगा तो प्रकृति दूसरे वाले की माइनस से आएगा तो उसकी प्रकृति विपरीत, मतलब प्लस होगी। अब आवेश की अवधारणा या चाहे कहे विद्युत आवेश, बात एक ही है। सीधा बिना सोचे समझ बता देना। जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाए तो उनके बीच आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं। एकदम सिंपल से तरीके से रगड़ो, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश कहलाएगा। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो नामकरण किए थे, आवेशों का नामकरण यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख सकते हो। एक थेल्स से थे, उसके बाद एक इसी में थेल्स का प्रयोग भी था जिसमें लटका करके वो किया गया था। बाकी इधर उधर बहुत सारे कांच के छड़ को लटका करके दिखाए थे, प्लस माइनस। वो सब पढ़ोगे तो इसमें बोर हो जाएगा। इससे अच्छा जो मेन टॉपिक है उन्हीं टॉपिकों को चर्चा, उन्हीं पर चर्चा हो, नहीं तो लेंदी एकदम हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ से नोट में सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया। आवेशों का नामकरण किया और इन्हें धनावेश तथा ऋणावेश धनावेश तथा और इन्हें धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। अब कोई पूछे जो आवेश चोरवा आता है, जो हमें पता आवेश यह है क्या, इसको किसने बताया, तो बता देना। एक ठो अमेरिका का चोर था, अमेरिका का वैज्ञानिक था,
सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया। उसे बताया कि एक धना आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, एक धना आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। यही कंडीशन थी और वही ओस्टडे का प्रयोग था। इसके बाद जो लटका लटका के चुंबकों के मतलब धना प्लेट ऋण प्लेट ऐसे लटका के दिखा देते कैसे आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है। तो प्रत्येक आवेश के बीच अगर समान प्रकृति के आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर प्लस प्लस आवेश है जैसे प्लस क्यू फिर प्लस क्यू, अगर ऐसे आवेश है समान जाति वाले वैसे पता होगा एक दूसरे को, कहते हैं तू मेरे पास आएगा मैं तेरे साथ घूमूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर यही प्रकृतियां विपरीत हो जाए, एक प्लस हो जाए एक माइनस, तुरंत ही चिपक जाएंगे, तुरंत ही क्या होंगे चिपक जाएंगे। जैसे वैसे लाभ नेचर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये पूरी सृष्टि का नियम है। विपरीत को नहीं तो सिंपल सा देखो, क्या तुम अगर तुमसे कोई एक आदमी आके बोले कि मुझसे दोस्ती करो भैया, एक बार है तुझसे दोस्ती करूंगा मैं तुझसे, लेकिन वही कौन लड़की आके अगर बोल दे क्या मुझसे दोस्ती करोगे, फिर देखो कैसा अट्रैक्शन बढ़ता है, तुरंत चिपक जाओगे। यही है इसे आवेश में भी, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं और समान प्रकृति वाले एक दूसरे को दूर भगा देते हैं। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक को धना आवेश बताया था, दुटू आवेश दिया था, एक को धना आवेश एक को ऋण आवेश बताया था। ये थी पूरे आवेश के बारे में चर्चा, जो केवल मात्र चर्चाओं में थी। अब इस आवेश को क्यों से लिखते हैं, इसका मात्रक वात्रक भी हो सकता है। आवेश जो हमारा होता है एक अदिश राशि होती है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि। वैद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें दिशा उषा का कोनो ज्ञान नहीं होता है। अगर मान लिया जाए हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़े, उनके बीच उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है n है। उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। तो वैद्युत आवेश Q बराबर, वैद्युत आवेश Q बराबर n इंटू E, Q बराबर n E। अब अगर तुमसे कोई सूत्र पूछे Q बराबर क्या होता है तो विधा सोचे समझे जवाब दे देना, Q बराबर n E। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र से एक आध सवाल जरूर पेपर में देखने को मिलती है। जहां Q का मतलब वैद्युत आवेश, वही दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाए, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाए, उसी को वैद्युत आवेश। E का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। Q बराबर n। हम इस टॉपिक में इतना पढ़ें, आवेश की अवधारणा, आवेश का सूत्र, आवेश कैसी राशि है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस सूत्र के जरिए हम इसकी बीमा और मात्रक की गणना करेंगे। इसकी बीमा क्या हो सकती है, इसका मात्रक क्या हो सकता है, देखते हैं आगे हम। कहा भाई, विद्युत आवेश बराबर Q बराबर n इंटू ए। और जहां पे लिख सकते हो, जहां Q बराबर क्या है, आवेश। Q का मतलब क्या है, आवेश। n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का
आवेश जिसका मान E बराबर 1.6 गुणे 10 घात के -19 कूलम होता है। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घात के -19 कूलम। E बराबर 1.6 गुणे 10 घात के -19 कूलम। अब हमसे प्रश्न इस पे पूछता है, सवाल आएगी, ये नहीं पूछेगा Q बराबर यानी क्या होता है। अब देखो इसका मात्रक कूलम है, संख्या का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम ही होता है। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसे हम C से लिखते हैं। कूलम को किससे लिखते हैं? C से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। अब देखो बीमा की बात की जाए, बीमा के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बनाऊंगा, एक वीडियो मैं बीमा के लिए लेके आऊंगा 1 से 2 दिन में। वो छोटा सा वीडियो 20 मिनट का होगा। ऐसी एक ट्रिक होगी जिसमें आप लोग बीमा, किसी की भी बीमा रहे, 4 चीजों से, मात्र 4 चीजों से कैसो गिरती पड़ती उड़ती पड़ती, चाहे जैसी बीमा रहे, आप केवल 4 चीजों की बीमा याद कर लो, ऑटोमेटिक बीमा याद है, सारी की सारी बीमा निकाल सकते हो। ऐसा ट्रिक लेके आने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट का वीडियो होगा, वो उसको देख लोगे, किसी भी सूत्र की बीमा निकालनी हो निकाल सकते। 2-4 दिनों में उसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ से इसकी अगर बीमा की बात की जाए, बीमा अब याद करो कक्षा 10 की कहानियां। कक्षा 10 में बताया गया होगा तुम्हें I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहा जाता है। यहां से अगर Q की बात की जाए, I भाग है इधर जाएगा गुणा, मतलब T भाग है इधर जाएगा गुणा I इंटू T। I मतलब एम्पियर, बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में, I की बीमा एम्पियर, A समय की बीमा, T बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। तो आवेश की बीमा AT होगी। वैद्युत आवेश की बीमा क्या होगी? AT। मात्रक कूलम, और E का मान जो होगा 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। ये माइनस में होता है, लेकिन यहाँ सवाल में माइनस में रख के हल नहीं किया जाता है। अब तुमको इस पे सवाल मिल जाए, कह देगा 20 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से किसी भी धातु को परस्पर आपस में रगड़ने पर उसमें 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो बताओ उस वस्तु में कितने आवेश की उपस्थिति है। तो तुरंत इसको रखोगे, इसको रखोगे, गुणा करा देना, 16 दूना 32, 32 गुणे 10 घात -19 कूलम। डायरेक्ट इसे देख के आंसर बताओगे। न्यूमेरिकल का वीडियो जब आएगा कहोगे सर जी मुझे पहले से आया था, केवल सूत्र आता रहे बस। ये थी पूरा हमारा आवेश के बारे में चर्चा। इतना हम लोग आवेश के बारे में जानते हैं। अब चलते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, किस नियम पे आवेश काम करता है, कैसे चलता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लॉ ऑफ आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम सुने हैं? ऊर्जा संरक्षण, जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है सेम टू सेम वही आवेश संरक्षण भी। आवेश संरक्षण का नियम का मतलब होता है आवेश, इस नियम के अनुसार, जब कभी भी किसी का नियम लिखा जाता है तो लिख लो, कैसे लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कामा डबल कामा के अंदर, ऐसे ही किसी का स्टेटमेंट लिखना है। अगर किसी का कथन है ऐसे लिखना है, इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, जिसे कहते हैं आत्मा अजर अमर है ना, ये तो न मरेगी न जिएगी, जैसे है एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में चली जाएगी, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक स्थान से उठाकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे पावर हाउस से लाइट आई, प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल, पावर हाउस से लाइट ये आ गई, आने के बाद तुम्हारे घर के बोर्ड में आई। अब बोर्ड में आने के बाद एक वस्तु हो गया, बोर्ड में लाइट चल रही तार में। अब तुम्हारा मन कहा कि आवेश मैं अपने अंदर ले लूं, जाके बोर्ड के प्लग में उंगली डाल दे दूं, सीधा तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगा, करंट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। बाकी जानते ही हो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित खींचते हैं। मैं पहले भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूं, इसको भूलना मत। अगर सेम टू सेम आवेश होंगे, जैसे प्लस क्यू आवेश होगा, कि कभी एक दूसरे भगा देगा, तुम अपनी रास्ते मैं अपने रास्ते, मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ मुझे देखने की जरूरत नहीं। यह गलती से अगर बदल गया, एक प्लस एक माइनस, आओ जल्दी से आ जाओ, तुरंत ही आके मिल जाएंगे। सजाती आवेश एक दूसरे को बिचारी भगाएंगे, अगर माइनस और माइनस रहा तब अगर तो इधर जा, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर अलग हो गया, तुरंत ही आके चिपक जाएंगे। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति। आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति क्या है? आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति, उस पर हम चलते हैं। हम 2 हेडिंग पढ़ चुके हैं, आवेश की अवधारणा और आवेश संरक्षण का नियम। अब पढ़ेंगे आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति। ये एक सिंपल सी हेडिंग है। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम गुणक के रूप में पाया जाता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। आवेशों की इस क्रिया को आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। बस इतना सिंपल सा है, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम गुणक मतलब गुणा के रूप में, गुणक के रूप में पाया जाता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, जिसे मूल आवेश
कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। और आवेशों की इस क्रिया को और आवेशों की इस क्रिया को और आवेशों की इस क्रिया को आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है 1-2 नंबर में, कई बार पूछा भी गया है। पूछ लेगा तुमसे आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है बताओ, तो कह देना लल्ला ये जो प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु है, चाहे वो इंसान हो, चाहे तार हो, चाहे लाइट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे जो हो, प्रकृति में जितनी भी आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश होता है वो आवेश उस पर जो होता है गुणक और मतलब न्यूनतम गुणक के रूप, निश्चित और न्यूनतम गुणक के रूप में पाया जाता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। एक हेडिंग यहाँ से बन सकती है, मूल आवेश क्या है, तो बता देना प्रकृति में प्रत्येक मूल आवेश जो हमारा है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम गुणक के रूप में पाया जाता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। अब पाया कैसे जाता है आवेश, ये हमेशा साथ जोड़े में रहता है, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस क्यू, प्लस माइनस 2q, प्लस माइनस 3q, प्लस माइनस 4q, जब भी पाया जाएगा प्लस माइनस के साथ जोड़े में, हमेशा युग्म में, अकेला नहीं रहेगा, अकेला ही मारा हुआ तो उसके साथ ही मारा होगा, डॉट 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 ऐसे प्लस माइनस n तक पाया जा सकता। इसी प्रकृति को आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। अब हम चलते हैं अगला, इस चैप्टर की जान प्राण श्वास हार्ट बीट सब कुछ, जो इस चैप्टर से मान के चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ ही चुका है, वो वाले क्वेश्चन पर चलते। लाभ गुलाम का नियम, गुलाम का नियम। अब चलते हैं इस चैप्टर की जान, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मान के चलो इस पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम क्या है, गुलाम का नियम। अब चलते हैं हम उस पर, पाठ का नाम मिट गया, आप लोग एक बार पाठ का नाम लिख लेना पहले से ही, नहीं तो फिर से चला गया, खत्म कहानी हो गई उसकी। गुलाम का नियम, लाभ गुलाम, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम क्या है, व्हाट इज द लाभ गुलाम। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने आवेशों पर लगने वाले बल तथा उन आवेशों के बीच की दूरी पर अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम गुलाम का नियम कहते हैं। ये आप लोगों के लिए पेपर के लिए अचार चटनी है, मैं डायरेक्ट नियम लिखूंगा, बाकी सुन लो, तुम लोग लिख सको, ताकि अचार चटनी मतलब एग्जामिनर जिससे खुश हो जाएगा, लोग बच्चे को पता इतनी जानकारी, मतलब लिख देना। सन 1785 ईस्वी में, सन लिख दे रहा हूं 1785 ईस्वी, फ्रांस का रहने वाला ही वैज्ञानिक था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने आवेशों तथा उनके बीच लगने वाले बल और दूरी पर एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम गुलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बिंदु आवेशों के मतलब ऐसे छोटे छोटे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, या डायरेक्ट लिख सकते हो बल, लगने वाला बल, कोष्टक में लिख लेना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, लगने वाला बल उबल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणन फल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है लाभ कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मतलब डायरेक्टली घुसा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमान मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/बटे करके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मान लिया जाए, माना दो बिंदु आवेश, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, जिस पर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश है, एक Q1 एक Q2 और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इस पर लगने वाला बल यह क्या होगा? कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। अगर यहां से लिखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और यहां से थोड़ी थियरी लिख देना इस चित्र को बनाने के बाद। चित्र से मैं किसी में थियरी लिखूंगा नहीं, एक बार मुझसे वैसे बोल दूंगा, चित्र बना दूंगा, ऑटोमेटिक आप लोग इतना बार बोलूंगा चित्र से लिखना जान जाओगे। ये जो है यहां से दिख रहा होगा, माना दो बिंदु ए तथा बी, जिस पर बिंदु ए पर Q1 आवेश तथा बिंदु बी पर Q2 आवेश स्थित है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, इस पर लगने वाला बल F है। तो कूलाम का नियम यही कहता है F जो इन दोनों आवेश होंगे उनके गुणनफल के समानुपाती, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समीकरण नंबर 1, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरिया क्या है? r के वर्ग मतलब स्क्वायर, यही बल इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² प्रोपोर्शनल होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r², यही कूलाम का नियम था, इतना ही था। इसको मान लो समीकरण नंबर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर यहां से लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर अब तुलना करोगे, अब 2 बार है, इस बेचारे को 1 बार,
प्रोपोर्शनल 2 बार है, 1 बार। Q1 Q2 ये सब जो 1 बार है उनको लिखोगे ही लिखोगे, Q1 Q2 और 1/r² है बटे r²। 1/1 करोगे गुणा तो नीचे r² चला जाएगा। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², मतलब आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, ये चिन्ह तो कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, नियतांक आएगा। तो यहाँ से आएगा यफ बराबर, जब ये हटता है तो K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। यही होता है हमारा कूलाम के नियम का सूत्र, K Q1 Q2/r², जहाँ K बराबर माध्यम का परावैद्युतांक कह सकते हो, K बराबर 1/4πε0, या अनुक्रमानुपातिक नियतांक कह सकते हो, या परावैद्युतांक कह सकते हो, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अभी इसका मान और मात्रक मैं दिखा रहा हूं, इतना थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, जहां K बराबर परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है, जिसका मान इसी को लिख सकते हो K बराबर 1/4πε0, चाहे इसी को ए लिखो 4πε0, चाहे इसी को K लिखो, बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कैसे निकल के आया, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बना है। चाहे इसी को K लिखो, चाहे इसी को 1/4πε0 लिखो, चाहे डायरेक्ट मान रख दो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। K का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जहां ये माध्यम का परावैद्युतांक है। इसी को और एक रूप में लिख सकते हो, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतना ही है हमारा कूलाम का नियम। इतना कूलाम का नियम सिंपल सा नियम है। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों समीकरण की तुलना कर दो। तुलना करने के बाद यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, यह बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। अब जिसका मान 1/4πε0 चाहे कहो, चाहे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हम चलते हैं इस परावैद्युतांक के मात्रक, इसका मात्रक और बीमी सूत्र क्या हो सकता है, मात्रक और बीमी सूत्र पर चलते हैं। इसको इतना क्लीन कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार जबरदस्ती स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं अब आगे इसी परावैद्युतांक के मात्रक और बीमी सूत्र पर, कैसे निकालोगे इसका मात्रक और बीमी सूत्र क्या होता है, फिर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, फिर उसके बाद आगे चलेंगे आवेशों, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप पर। पहले देखो, अब ये जो मिला था हमें, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही कूलाम का नियम था। अब इसमें जो 1/4πε0 अर्थात K है, इसका मात्रक क्या हो सकता है, मात्रक कैसे निकालेंगे। अब पता होगा यफ का मात्रक न्यूटन बराबर 1 है, इसी का मात्रक हमें ज्ञात करना है। Q1 का मात्रक आवेश है कूलाम, एक आवेश और है 2 आवेश कूलाम स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर है स्क्वायर। देखो ये भाग इधर जाएगा, गुणा होगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखो ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग कूलाम स्क्वायर, अर्थात K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब बात कर ले बीमा की, ये तो मात्रक हो गया,
बात करें बीमा की तो बीमा इसकी होगी, बार बार बीमा पूछी जाती है इसकी, तो पता होगा न्यूटन की बीमा जो होती है, न्यूटन जो पागल था ये, न्यूटन की बीमा यम एल टी पावर -2, न्यूटन की बीमा यम एल टी पावर -2, बीमा में से कैपिटल लेटर बड़े कोष्टक के अंदर, और यम मतलब दूरी मीटर, यल स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कूलाम की बीमा अभी अभी मैं निकाल के दिखाया था पहली हेडिंग में, कूलाम की बीमा AT होती है तो AT, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, A का भी स्क्वायर होगा T का भी स्क्वायर होगा, या डायरेक्टली इसे लिख दो A स्क्वायर T स्क्वायर। ये देखो प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर यम तो वैसे ही रहेगा, यल 2 इधर है 1 इधर है, 2 1 3 गुणा में आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगी, यल घाते 3 टी घाते -2, ये ऊपर जाएंगे भैया, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, पावर -2 टी पावर -2। अब इन दोनों को एक में मिलाओगे टी हो जाएगा यम यल क्यूब, टी पावर -2 इधर -2 इधर -4 ए पावर -2, यम यल क्यूब टी पावर -4 ए पावर -2, ये होती है अब मतलब के की बीमा, परावैद्युतांक की बीमा, ये होता है परावैद्युतांक का मात्रक 1/4πε0 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और बीमा ml 3 टी पावर -4 ए पावर -2। और बात की जाए इसका मान कितना होता है तो मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब चलते हैं हम, अगर देखो ये तो सूत्र मिला है हमें जब कूलाम का नियम केवल एक परावैद्युत वायु परावैद्युत हो, लेकिन जब वायु के अतिरिक्त और कोई परावैद्युत पदार्थ हो, जब वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो तो उसका भी कोई अलग सा एक परावैद्युतांक होगा, उसका परावैद्युतांक मान ले रहे के है, फिर से वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम उसका परावैद्युतांक के, तब लगने वाला जो बल होगा अलग सा बल, वायु के अतिरिक्त मतलब दूसरा माध्यम तो एक अन्य माध्यम मान लेना, तब लगने वाला बल जो होगा, वायु में जो लगने वाला बल है वो रहेगा ही, बल आप एरिया वायु में लगने वाला बल बटे परावैद्युतांक जितना होगा नीचे आ जाएगा। अब बल यही है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से वायु में लगने वाला बल है, F का मान रखने पर रखोगे तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये होता है जब वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम रहे। अब जैसे कहते हैं वायु में किसी धातु पर मतलब लगने वाला बल, किसी छड़ पर लगने वाला बल 80 न्यूटन का है, यदि उस माध्यम का परावैद्युतांक 8 हो तो उस माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा, तो 80/8 इसी सूत्र से निकाल लेना, 80/8 8 धामा 80 लगने वाला बल 10 न्यूटन का हो गया, ऐसे निकालना है जब वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम। प्रश्न में चर्चा किया रहेगा, छोटा सा था, मैं इसलिए इसको इसी में डिस्कस कर दी। अब इसके लिए का टाइम बर्बाद करना, यह बराबर F/K, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, सदिश विवरण कैसे होगा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब कूलाम का नियम यहां से देखें तो इसमें 2 आवेश था, एक आवेश Q1 था, एक आवेश Q2 था, इनके बीच की दूरी r थी और लगने वाला बल F था, एक बिंदु A था एक बिंदु B था। तो अब पता है बल जो होता है सदिश राशि होती है, तो एक बार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यही सदिश स्वरूप, बहुत मैं लेंदी नहीं बताऊंगा, एकदम समझ में आया ऐसा, केवल इतना जान जाओ, एक बार निकालोगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला, Q2 पर लगने
वाला बल। Q1 के कारण Q2 पर अगर 1 पहले तो यहाँ पर 2 पहले करोगे, यह वेक्टर 2F1। अगर 1 पहले है तो 2 यहाँ पहले करोगे, 1 बाद में करोगे। वेक्टर F21 बराबर के तो वैसे रहेगा, क्या कोनो परिवर्तन नहीं। Q1 आवेश भी अदिश है, Q1 Q2 अपान R के साथ 1 पहले, जैसे यहाँ पे अगर 2 पहले आ गए तो यहाँ पे 1 पहले, 1 2। इसको वेक्टर के साथ लगाओगे, इसी को कैप में लिख सकते हो। स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर, इधर है वेक्टर R12 का कैप। ये होता है Q1 के कारण लगने वाला Q2 पर बल। इसमें 1 2 अगर यहाँ पे 2 पहले है तो यहाँ 2 बाद में रहेगा, अगर यहाँ 1 पहले आ गए तो यहाँ पे 2 पहले रहेगा। ये Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हो गया। ऐसे Q2 के कारण दिशा ही तो देखनी होती है सदिश में, इधर से लग रहा है, ये वाला इधर से भी लग सकता है। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब 2 पहले है तो यहाँ पे 1 पहले आएगा। अब की बार होगा वेक्टर F12। अगर 2 पहले है तो 1 पहले, ओके, तो वैसे Q1 Q2 वैसे रहेगा। अपान R जो है, ये देखो 1 2 था, जैसे यहाँ पे 1 पहले है 2 बाद में, तो यहाँ 2 पहले हो जाएगा, 2R1। और इधर अब वेक्टर 2R1 का करें। ध्यान से देखो केवल इनकी दिशाएं बदली हैं, एक बार बल इधर से लग रहा था, एक बार बल इधर से, तो ये दोनों जो होंगे केवल एक दूसरे के विपरीत होंगे। इनकी दिशा माइनस होगी, बाकी एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर इनको हमें बराबर करना है तो केवल चिन्ह अपोजिट कर दो, माइनस कर दे, केवल इनकी दिशाएं विपरीत है, बाकी एक जितना मान इसका आएगा उतने मान इसका आएगा। दूरी सब कुछ सेम टू सेम है, केवल दिशा विपरीत है। यहां से लिख सकते हो जो हमारा वेक्टर 2F21 है वो बराबर हो सकता है माइनस वेक्टर F12। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन इनकी केवल दिशाएं विपरीत है, दिशा अलग अलग है, तो बाकी है एक दूसरे के बराबर है। अब जितना बल इसके कारण इस पर लगेगा उतना ही बल इसके कारण इस पर भी लगेगा। अगर 4 न्यूटन का 4 न्यूटन का लगेगा, केवल ये इधर से बल लगाएगा, ये इधर से बल लगाएगा। जिस संतुलित बल से नहीं होगा, रस्सा कसी खेल में इधर उधर से बल लगता है, लेकिन बल उतना ही होता है। वैसे इसमें भी बल उतना ही रहेगा, लेकिन केवल दिशाएं विपरीत रहेंगी। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ सुने हो, थर्ड लॉ, मारे हाथ मार खावा, अगर मारे हो तो मार खाओगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी वस्तु पर तुम जितना बल लगाओगे वो वस्तु तुम पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो वही ये है, जितना बल पहला आवेश दूसरे आवेश पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगाता है, केवल इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अर्थात वेक्टर F21 बराबर हो सकता है माइनस वेक्टर F12। कह सकते हो बल तो बराबर ही है, दिशा विपरीत है, तो यहां से कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप न्यूटनवा के नियम के तृतीय नियम का पालन करता है। जो न्यूटन जी थे, हमारा जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, यहाँ से नोट पॉइंट लिख सकते हो, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, न्यूटन गतिविषयक, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अब तुमसे कोई पूछे जो कूलाम का नियम है या कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो विधा सदिश क्रिया प्रतिक्रिया मारे मार खा वही वाला नहीं। न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल पहला लगाएगा, जितना तेजी से मारोगे उतना ही तेजी से मार खाओगे, इसी नियम का पालन करता है। अब हम चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर, अनेक आवेशों के कारण एक बिंदु पर लगने वाला बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत।
लाभ, अध्यारोपण। इसका प्रयोग तो यहाँ पे कम है, लेकिन इसका प्रयोग जब पढ़ोगे सेकंड पार्ट का व्यतिकरण, तो वहां व्यतिकरण में तुमको लिखना पड़ेगा जो y1 y2 आता है, y बराबर y1 प्लस y2 a1 कास ओमेगा ओमेगा वाला ओमेगा टी, सब कुछ यहीं से आता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से ही आता है। तो देखते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल, अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल, इसी को कह सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहां से एक मान लो कोई बिंदु है जिस पर लगने वाला बल F है, इस पर चाहे जितनी दिशाओं से बल लगे, चाहे जैसा बल लगे, मान लो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे डॉट 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 करके Qn तक आवेश उपस्थित है, इसके कारण लगने वाला बल F1 F2 F3 F4 ऐसे डॉट 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 Fn होगा, Fn। तो यहां से इस नियम के अनुसार अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल उसके मध्य बिंदु पर लगने वाले बल के बराबर, उसका योग उसके मध्य बिंदु पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब अनेक आवेशों के कारण लगने वाले बलों का वेक्टर योग, सदिश योग केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होते हैं। लिख सकते हो यहाँ पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाले बलों का योग, अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग, सदिश योग, सदिश योग केंद्र पर लगने वाले, सदिश योग केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है, केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यही हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेक आवेशों के कारण अलग अलग बिंदुओं पर लगने वाले बलों का सदिश योगफल, केंद्रवा पर लगने वाले बल जो चोर बल है उसी के बराबर होता है। अर्थात यहां से लिख सकते हो F इज इक्वल टू F1 वेक्टर रूप में रहेगा, वेक्टर योग वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn। मतलब केंद्र पर लगने वाला बल विभिन्न बिंदुओं पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल सा, केंद्रों पर जो बल लगेगा विभिन्न बिंदुओं पर लगने वाले बलों के योगफल के बराबर हो। सिंपल सा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत। एक नंबर में कभी कोई पूछ लेता। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग जो इस चैप्टर की हट थी, हट जान वैद्युत क्षेत्र, हट बीट। चलते हैं अब हम वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, किसी भी अब आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखे होंगे जो हमारे घर की लाइट होती है, लाइट 11,000 वोल्टेज आसपास से गुजरा हुआ होगा, देखोगे वहां पे 11,000 नॉर्मली सबके आसपास, घर के आसपास होता है। किसी किसी घर 33,000 64,000 वाला होता है।
तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे देखते हो तरवा को व्यक्ति टच नहीं करता तब उसको करंट हो, ऐसे ये मान लो तार हो गया, इतना में जाता है लपक कर खींच लेता है। जैसे अपना अपना एरिया होता है, जैसे कुत्ते भी क्या होते हैं अपने एरिया में, शेर आओ देख लेंगे हम तुमको, कभी हमारे एरिया में आओ, ऐसे बोलते हैं ना। कुत्ते भी अपने एरिया में शेर होते हैं, वैसे वैद्युत क्षेत्र भी होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिख सकते हो यहां से आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव, जैसे तरवा को टच नहीं किया तब वो तुमको खींच रहा है, वही होता है वैद्युत क्षेत्र। अनुभव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे तुम्हारा क्षेत्र क्या है, तो जाओ कभी हमारी गलियों में, फिर बताएंगे हमारा क्षेत्र क्या है। तो अगर वैद्युत से उसकी कहानी पूछना तो कुछ मत करो, घर वाला जो 11,000 जो घर के बगल से तार गया है उसी को जाओ, ये मान लो जैसे ये तार दिख रहा होगा, ये तार, ये देखो ये तार जो दिख रहा है तार, अब इस तार को केवल ऐसे इतना ही दूर से, थोड़ी दूर से इतना ही करना, वो चपक के ऐसे पकड़ के तुमको पता चला देगा हमारा क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, तुमको पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल जाके तुम 11,000 को ऐसे दूरी से टच करो, पता लगा चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़ के दूसरे दिन फोटो लग के माला चढ़ जाएगा। वही होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब चलते हैं हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सेकंड पार्ट है गॉस की प्रमेय, एनसीईआरटी इसी में है और दूसरी बुकों से गॉस की प्रमेय, उसमें इसी का योगदान है पूरा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तो याद रखना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ निकलने वाली रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे वैद्युत बल रेखा, पंगा ही नहीं ले सकता है तुमसे, सीधा बता देना
किसी भी वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ, चाहे छोटा सा वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे 11,000 वाला हो, चाहे 64,000 वाला, चाहे 33,000 वाला, चाहे जैसा, चाहे डी के सर वाला हो, कैसा भी हो, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उसके चारों तरफ जो बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं की संख्या को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? गुण ये पूछा जाता है पेपर में। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं, ये मान लो एक प्लस माइनस से वैद्युत क्षेत्र बनेगा, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती है। अब तुमसे कोई पूछे वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है, सबसे पहला बता देना, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा हमेशा के लिए प्लस से माइनस की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर? प्लस से माइनस की ओर, पहला गुण है। दूसरा गुण, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इनका मिलन कभी भी नहीं होता। अगर ये गलती से मिल गई तो तुरंत ही शॉर्ट सर्किट पूरा परिपथ वही खत्म हो जाएगा, नष्ट, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दूसरा गुण है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं से ही किसी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं से ही किसी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही, वैद्युत बल रेखाओं के, चौथा जो गुण है, चौथा गुण, वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। इसी के कारण प्लस व प्लस के पास नहीं जाता है, माइनस व माइनस के पास नहीं जाता है। इसी वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत ही उत्पन्न होती है और पृष्ठ के अभिलंबवत ही इनकी कहानी खत्म, नष्ट हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और पृष्ठ के अभिलंबवत ही नष्ट हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं को चलने के लिए चालक की आवश्यकता होती है। वैद्युत बल रेखाओं को चलने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ए एक चालक से होकर ही गुजरती है। फिर से एक बार अगर सुनना हो तो फिर से सुन लो। वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं से ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। वैद्युत बल रेखाओं को चलने के लिए चालक की आवश्यकता होती है। वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ही जन्म लेती हैं, अर्थात उत्पन्न होती हैं, और विचारों का अंत भी उधर ही हो जाता है, पृष्ठ के अभिलंबवत ही नष्ट हो जाती हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं, रोकते हैं, इसका भी अंत कर देते हैं। अब यहाँ तक एक वीडियो में, अब जो अगला पार्ट थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थित, निरक्षी स्थित, मतलब 2-4 हेडिंगें और जो हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इस पर हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। अब मिलेंगे, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में एकदम मस्ती के साथ, उत्साह के साथ। एनर्जी तुम लोगों की भी खत्म हो जाएगी, मेरी भी कुछ एनर्जी डाउन 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 सी हो गई, बहुत चिल्लाया हूँ। ध्यान से इसको देखना, मुझे नहीं लगता कि एक भी टॉपिक आप लोगों को ऐसा हो जो समझ में ना आया हो। पूरे अच्छी तरीके से इसका स्टडी कर लेना, फिर जब अगले टॉपिक में आओगे ना तो एकदम उत्साह के साथ, जुनून के साथ आओ। वो जुनून एकदम दिखना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, बना होना चाहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बाय बाय, चलता हूँ। अब मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में।
अगले इसी के अगले पार्ट के साथ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। वाई गुड देखें।